वर्चस्विनी लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये देखो चार्ली, फिर तुम खुद ही समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ। जब चार्ली और जाटव लैपटॉप की तरफ अपनी नजरें करते हैं तो देखते हैं कि लैपटॉप स्क्रीन पर वर्चस्विनी ने एक चिलम पाइप पर जूम किया हुआ था और ये चिलम पाइप कहीं और नहीं बल्कि बनवारी की लाश जहां पर मिली थी उसी दुकान के अंदर फर्श पर पड़ा हुआ था। चार्ली एक लंबी आह भरते हुए कहता है, ये तो चिलम का पाइप है मैडम जी। वर्चस्विनी अपने दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए कहती है, वही तो चार्ली, जब बनवारी की दुकान पर कोई चिलम नहीं पीता था तो उसकी दुकान के अंदर ये चिलम का पाइप आया कहां से। चार्ली तुरंत कहता है, ये भी तो हो सकता है मैडम जी कि ये किसी कस्टमर का हो जो वहां पर गलती से छूट गया हो। वर्चस्विनी अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, और ये भी तो हो सकता है ना चार्ली कि ये चिलम का पाइप उसी खूनी का हो जिसने बनवारी का खून किया हो। हाथापाई करते वक्त उसका ये चिलम पाइप वहीं पर गिर गया हो। चार्ली वर्चस्विनी की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, ये भी हो सकता है। कोई और कुछ कहता उससे पहले ही वर्चस्विनी लैपटॉप स्क्रीन पर और जूम करके चिलम के पाइप को गौर से देखने लग जाती है। वो नोटिस करती है कि चिलम का पाइप कत्थई रंग का था और उस पर सफेद रंग से छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। वर्चस्विनी फोटो को और जूम करने लग जाती है। वह जितना जूम कर सकती थी उतना कर देती है। वर्चस्विनी चार्ली से कहती है, देखो चार्ली, यहाँ पर सफेद अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। चार्ली भी उसी तरफ देखने लग जाता है। वर्चस्विनी उन अक्षरों को पढ़ते हुए कहती है, B.B. ये क्या है। चिलम के पाइप पर अंग्रेजी में B.B. लिखा हुआ था। वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये B.B. क्या है। कहीं ये चिलम के पाइप की कोई ब्रांड तो नहीं है जो चिलम पाइप प्रोवाइड करवाती है। वर्चस्विनी उसी वक्त अपने लैपटॉप में गूगल पर सर्च करती है पर उसे B.B. नाम की कोई कंपनी नहीं दिखती है। वर्चस्विनी वापस से अपने लैपटॉप में चिलम की फोटो ओपन कर लेती है। वर्चस्विनी परेशान होते हुए कहती है, आखिर ये B.B. का मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जाटव तिरछी नजरों से लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए कहता है, जरा मुझे दिखाना मैडम जी। वर्चस्विनी जाटव की तरफ लैपटॉप की स्क्रीन कर देती है। जाटव उस फोटो को गौर से देखते हुए कहता है, ये चिलम का पाइप तो कहीं देखा देखा लग रहा है मैडम जी। वर्चस्विनी एक्साइटेड होते हुए पूछती है, कहां पर देखा है जाटव, याद करो, हमारा इस चिलम पाइप के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। चार्ली भी वर्चस्विनी का साथ देते हुए कहता है, हाँ जाटव, याद कर जल्दी। जाटव अपने दिमाग पर जोर देते हुए बड़बड़ाता है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। हाँ याद आया, जब मैं ये रतनपाली के केस की छानबीन कर रहा था ना मैडम जी, तो पूछताछ के लिए भूपेंद्र बक्सी के पास गया था। वर्चस्विनी बीच में टोकते हुए कहती है, ये बंगला मुडा गांव के जो सरपंच हैं वही भूपेंद्र बक्सी। जाटव वर्चस्विनी की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, वही भूपेंद्र बक्सी। उन्हें भी चिलम पीने का बहुत शौक है। उस दिन जब मैं उससे पूछताछ कर रहा था तो भूपेंद्र बक्सी के चिलम का पाइप बहुत चमक रहा था और उसके ऊपर सूट भी कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि कहाँ से बनवाया है तो उसने कहा कि ये स्पेशल चिलम का पाइप है, इसके लिए अलग से ऑर्डर देना पड़ता है। उसने तो कहा था पाइप के ऊपर उसका नाम भी लिखा है। चार्ली जाटव को बीच में टोकते हुए कहता है, क्या कहा, चिलम के पाइप के ऊपर नाम लिखा हुआ था। जाटव हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ चार्ली जी, चिलम के पाइप के ऊपर बीबी लिखा हुआ था, यानी भूपेंद्र बक्सी। वर्चस्विनी बौखलाहट के साथ कहती है, इस पाइप के ऊपर भी तो B.B. ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पाइप भूपेंद्र बक्सी का है। चार्ली असमंजस में पड़ते हुए कहता है, पर मैडम जी, ये भूपेंद्र बक्सी वो बनवारी की शॉप पर क्या करने गया था। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, अब ये तो वो भूपेंद्र बक्सी बताएगा कि वो बनवारी की शॉप पर क्या करने गया था। जाओ चार्ली, ले आओ उस भूपेंद्र बक्सी को, और इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए। सतर्क रहना तुम, देखना कहीं वो भूपेंद्र बक्सी भी भाग ना जाए। चार्ली अपना सीना तानते हुए कहता है, आप फिक्र मत कीजिए मैडम जी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। सुबह तक भूपेंद्र बक्सी आपकी आंखों के सामने होगा और सारा सच उगल चुका होगा। चार्ली और जाटव वर्चस्विनी के घर से चले जाते हैं। रात के 10 बज रहे थे और इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कायर डर से सहम कर बैठा हुआ था। कायर को ग्रेवयार्ड कोठी आज पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। ग्रेवयार्ड कोठी में चारों तरफ खौफ छाया हुआ था। कायर को ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अपनी मौत नजर आ रही थी। कायर अकेला हॉल में बैठा हुआ था। उस वक्त
युग वहां पर नहीं था। डर के मारे कायर के हाथ पैर थर थर कांपे जा रहे थे। कायर सोफे पर बैठा हुआ ही था कि तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। आमी जे তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমাर, শুধু যে তোমাर। जैसे ही कायर के कानों तक रिंगटोन की धुन पहुंची, कायर डर से बिलख उठा। कायर डरते हुए अपना मोबाइल देखते हुए खुद से कहता है, ये बिंदु को भी अभी कॉल करना था क्या? सबसे पहले मैं इसकी रिंगटोन चेंज करूंगा। मैं तो डर ही गया था कि कहीं यक्षिणी तो नहीं आ गई। इतना कहकर कायर फोन रिसीव कर लेता है। जैसे ही कायर फोन रिसीव करता है, फोन के अंदर से बिंदु की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। कायर, कुछ हुआ क्या? कायर मुंह बनाते हुए कहता है, कुछ हुआ मतलब क्या होना था? बिंदु की आवाज सुनाई देती है। कायर, तुम्हें पता है ना तुम ग्रेवयार्ड कोठी में क्यों रुके हो? कायर डरते हुए कहता है, बलि का बकरा बनने के लिए। बिंदु चिढ़ते हुए कहती है, कायर मजाक नहीं, मैं सीरियस हूँ। कायर तुरंत कहता है, मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ बिंदु, मजाक तो तुम कर रही हो ऐसा सवाल पूछकर। बिंदु की आवाज सुनाई देती है, कायर तुम ना छोड़ो और ये बताओ वो काला साया तुम्हें दिखाई दिया या नहीं? कायर कांपते हुए कहता है, बिंदु तुम्हें लगता है अगर वो काला साया मुझे दिखाई देता तो मैं इस तरह तुमसे बात कर पाता? वो काला साया कब का मुझे मार चुका होता। बिंदु पलटकर कुछ नहीं कहती है। कायर डरते हुए शायरी बोलता है, यक्षिणी डायन से काला साया बन गई है। मेरी बिंदु मेरी जान की दुश्मन बन गई है। बिंदु उखड़े लहजे में कहती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कायर? कायर नाराजगी के साथ कहता है, ऐसा नहीं तो क्या बोलूं बिंदु? एक यहाँ मैं हूँ जो दुआ मांग रहा हूँ कि वो काला साया मुझे फिर से ना दिखे, और दूसरी तरफ वहां पर तुम हो जो दुआएं मांग रही हो कि वो काला साया यहाँ पर आ जाए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, तभी यहाँ पर भेज दिया। बिंदु कायर को मनाते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है मेरे कायर, मैं तो तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, पर एक वजह है कायर जिस कारण मुझे ये सब करना पड़ रहा है। कायर हैरानी के साथ पूछता है, क्या कारण है बिंदु, बताओगी? बिंदु की फुसफुसाते हुए आवाज सुनाई देती है, युग। कायर शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? युग? बिंदु आगे कहती है, हाँ कायर याद है, उस दिन मैंने तुमसे बोला था ना कि युग, ग्रेवयार्ड कोठी और यक्षिणी में जरूर कुछ न कुछ संबंध है। कायर बिंदु की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ बोला था तो? बिंदु तुरंत कहती है, हाँ तो बस मैं यही कंफर्म करना चाहती हूँ कि इन तीनों के बीच कुछ संबंध है या नहीं। कायर असमंजस में पड़ते हुए कहता है, और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि युग, ग्रेवयार्ड कोठी और यक्षिणी के बीच कुछ संबंध है या नहीं? बिंदु का कुछ जवाब सुनाई देता उससे पहले ही कायर के सामने युग आ जाता है। युग ने अपने हाथ में पानी के कांच की गिलास पकड़ के रखी हुई थी और उसे एक ढक्कन से ढक कर रखा हुआ था। अचानक से युग को अपने सामने देखकर कायर घबरा जाता है। उसे लगने लग जाता है कि कहीं युग ने उसकी और बिंदु के बीच की बातें तो सुन नहीं ली। कायर युग को एकटक नजर से देखने लग जाता है। बिंदु के फोन के अंदर से बार बार कायर को पुकारने की आवाज सुनाई दे रही थी, हेलो कायर, कायर। युग अपनी भवें ऊपर करते हुए कायर से पूछता है, ऐसे क्या घूर रहा है? युग का ये सवाल सुनकर कायर समझ जाता है कि युग ने उसकी और बिंदु के बीच की बात नहीं सुनी थी। कायर रिलैक्स होते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस बिंदु से बात कर रहा था। बिंदु की फिर आवाज सुनाई देती है, हेलो कायर, कायर मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना तुम्हें? युग अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए कहता है, तो कायर मुझे देखकर तुझे सांप क्यों सूंघ गया? कुछ प्राइवेट बातें कर रहे थे क्या? कायर शर्माते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे थे यार। कायर युग से बातें कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर युग ने अपने हाथ में जो पानी का गिलास पकड़ा हुआ था उस पर पड़ती है। कांच के गिलास को देखकर कायर के अंदर के अरमान जागने लग जाते हैं। उसे शराब की तलब लगने लग जाती है। कायर पानी के गिलास को देखते हुए कहता है, ये पानी पैक बनाने के लिए लाया है क्या? युग झट से कहता है, तुझे पता है ना मैं शराब नहीं पीता, फिर भी तू मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहा है, और वैसे भी ये गर्म पानी है, इससे तू पैक नहीं बना सकता। कायर बिचकते हुए कहता है, क्या कहा? गर्म पानी है? तू कब से गर्म पानी पीने लग गया? युग तुरंत कहता है, ये मेरे लिए नहीं है, शालिनी के लिए है, उसे दवाई खानी है ना, तो दूध तो फट गया, सोचा गर्म पानी ही दे दूं। कायर युग को छेड़ते हुए कहता है, तुझे नहीं लगता तू शालिनी की कुछ ज्यादा ही सेवा कर रहा है?
युग पानी के गिलास को देखते हुए कहता है, इसमें सेवा करने वाली क्या बात है यार। वो दोस्त है मेरी और दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। और हाँ, अगर तेरी तबीयत खराब होती तब मैं तेरी भी इतनी ही केयर करता। कायर चुप ही खड़ा रहता है। युग वहां से जाते हुए कहता है, तू भी चल ना मेरे साथ। तूने तो शालिनी से एक बार बात तक नहीं की है जब से वो यहाँ पर आई है। कायर अपनी ओर इशारा करते हुए कहता है, मैं उससे क्या बात करूंगा, वो मुझे कहाँ जानती है। युग मायूसी के साथ कहता है, तो वो मुझे कहाँ जानती है, भूल गया क्या वो अपनी यादाश्त। इतना कहकर युग चुप हो जाता है। कायर अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, यार मैं तेरे साथ चलता पर मैं बिंदु से बात कर रहा। कायर ने इतना कहा ही था कि तभी वो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखता है कि बिंदु का फोन कट गया था। कायर मन ही मन सोचता है, लगता है बिंदु ने फोन कट कर दिया। अब उससे सुबह ही बात करता हूँ। अभी ये शालिनी से बात कर लेता हूँ, वरना ये युग सोचेगा कि मुझे शालिनी की कुछ फिक्र ही नहीं है। युग कायर को टोकते हुए कहता है, अरे कहाँ खो गया, बोल चल रहा है या नहीं, या जाऊं मैं अकेले ऊपर। कायर सोफे से उठते हुए कहता है, चल रहा हूँ यार, बड़ी जल्दी हो रही है तुझे ऊपर जाने की। कौन सी तेरी ट्रेन छूटे जा रही है। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, ट्रेन तो नहीं छूट रही पर पानी तो ठंडा हो रहा है ना। युग के साथ ही कायर भी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। अभी उन दोनों ने सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि तभी युग को एक लड़की के गाना गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। युग जहां पर था वहीं पर रुकते हुए कहता है, तूने आवाज सुनी। कायर तुरंत पूछता है, कैसी आवाज। युग अपने आसपास देखते हुए जवाब देता है, लड़की की आवाज यार, ऐसा लगा कोई लड़की गाना गा रही थी। कायर युग को शक की निगाहों से देखते हुए कहता है, तू मुझे डरा रहा है ना। युग फटाक से कहता है, नहीं यार, मैं भला तुझे क्यों डराऊंगा। सच में मुझे किसी लड़की के गाना गाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे यामिनी की आवाज थी। कायर युग को घूरते हुए कहता है, मैं सब समझ रहा हूँ युग, जरूर ये तेरा और बिंदु का कोई प्लान है ना मुझे डराने का। तभी तो उसने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए बोला। तेरे ग्रेवयार्ड कोठी और यक्षिणी के बीच में संबंध का पता लगाना तो बस बहाना था। युग कायर की बातों को गौर से सुनते हुए कहता है, संबंध, कैसा संबंध। कायर युग की बात का कुछ जवाब देता उससे पहले ही कायर को भी किसी लड़की के गाना गाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। तन बदन में आग लगा दूं मैं यक्षिणी, तेरी प्यास बुझा दूं। कायर जैसे ही गाने में यक्षिणी शब्द सुनता है, उसका दिल दहक जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कायर हकलाते हुए कहता है, क्या कहा, यक्षिणी। युग गाने को गौर से सुनते हुए कहता है, ये तो वही गाना है जो यामिनी गाया करती थी। गाने की फिर आवाज सुनाई देती है, तन बदन में आग लगा दूं मैं यक्षिणी, तेरी प्यास बुझा दूं। युग आवाज को सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो मेरे कमरे के अंदर से आ रही है, और मेरे कमरे के अंदर तो शालिनी है। इतना कहकर युग अपने कदम अपने कमरे की ओर बढ़ाने लग जाता है। कायर युग को मना करते हुए कहता है, रुक जा युग, वहां पर मत जा। मैंने कहा था ना यक्षिणी वापस आ गई है, तेरे कमरे में वही होगी। रुक जा, वहां पर मत जा, वरना वो तुझे मार देगी। रुक जा युग। कायर युग को बार बार रोके जा रहा था, पर युग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे जल्द से जल्द अपने कमरे में पहुंचना था। वो देखना चाहता था कि उसके कमरे के अंदर कौन था जो ये गाना गा रहा था, क्योंकि वो जानता था ये गाना सिर्फ यक्षिणी गाती थी, और यक्षिणी कोई और नहीं बल्कि उसकी यामिनी थी। वो यामिनी जिससे वो सच्चा प्यार करता था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।